मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ही क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th मैक्रोइकॉनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये इस वीडियो सीरीज़ का 7th पार्ट है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके पहले के 6 पार्ट्स को ज़रूर रिव्यू करें। तो चलिए जानते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम इस चैप्टर के एंड तक पहुंच चुके हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिक्स एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यानी कि हमने दो एक्सचेंज रेट्स के बारे में पढ़ा कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फिक्स एक्सचेंज रेट में और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, इनके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है। फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट जिसको डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट, यानी कि जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, उस तरह के एक्सचेंज रेट को हम फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। और इसके अपोजिट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जिसमें जो फोर्सेज हैं डिमांड और सप्लाई के, यानी प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस जो है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस डिसाइड होगा एक करेंसी का दूसरी करेंसी का के मुकाबले में इंटरनेशनल मनी मार्केट में। तो इस तरह से जब डिमांड और सप्लाई तय करते हैं किसी करेंसी का या प्राइसेस, तो उस तरह के एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब दोनों एक्सचेंज रेट्स के अपने प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं। तो हम पहले फिक्स एक्सचेंज रेट के पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, उसके मैरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, और फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फिक्स एक्सचेंज रेट के मैरिट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ये तय करती है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी से किस रेट पे तय की जाएगी। करेक्ट। तो इसमें जो एक्सचेंज रेट को चेंज करने की जो पावर है वो भी सरकार के हाथ में है। तो अगर सरकार कहती है कि जो $1 है वो 50 रुपए के बराबर है, तो वो $1 50 रुपए के बराबर मेंटेन रहेगा। तो उससे एक मार्केट स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि मान लीजिए दो कंट्री के ट्रेडर्स हैं, आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें पता है कि करेंसी का जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगा। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो जो है कोई अनसर्टेनिटी उनके दिमाग में नहीं रहेगी, वो उसी लेवल पे ट्रेड करेंगे। नहीं तो उसके फ्लक्चुएशंस की वजह से उन्हें फ़ायदा नुकसान दोनों तरह के फैक्टर्स को देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि कभी एक्सचेंज रेट की वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो रही हो, तो एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से जो है अनसर्टेनिटी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये फिक्स एक्सचेंज रेट है जिसमें एक्सचेंज रेट की वैल्यू बराबर रहेगी हमेशा, तो इसको मार्केट स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा। और मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो पैसे की मूवमेंट है वो भी आएगी। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, नो स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जब आप प्राइजेस के चेंजेस होने की वजह से उसमें ट्रेड कर कर कुछ बेनिफिट कमा सके, जिसको हम आसान शब्दों में जुआ कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज $1 50 रुपए के बराबर है, फिर $1 55 रुपए के बराबर हो गया, तो 5 रुपए के अंतर का आपने कोई इतना सामान खरीदा ना बेचा, बस करेंसी में स्पेक्यूलेट करके, करेंसी में ट्रेड करके आपने उसको अर्न किया। तो इस तरह की जो स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं अगर आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है। लेकिन क्योंकि यह एक्सचेंज रेट फिक्स है, तो इस प्रकार की जो ट्रेड या स्पेक्यूलेशन की एक्टिविटीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्पेस नहीं बचती है। तीसरा, लेस इन्फ्लेशन टेंडेंसी। इसमें इन्फ्लेशन बढ़ का मतलब क्या हो, प्राइजेस का बढ़ना। नॉर्मली हम देखते हैं क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी एक कंट्री में प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से वो जो एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट डालेगा, और उसकी वजह से दूसरी कंट्री के प्राइजेस, जो डोमेस्टिक कंट्री के प्राइजेस हैं, वो भी बढ़ने लगेंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पहले $1 50 रुपए के बराबर था, फिर $1 60 रुपए के बराबर हो गया। तो जब $1 60 रुपए के बराबर हो गया, तो आपको जो है वो यहाँ से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वाले अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके फॉरेन गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, और फॉरेन गुड्स महंगे हो गए तो डोमेस्टिक प्लेयर्स सोचेंगे कि हम भी अपनी कमोडिटी का प्राइस बढ़ाना शुरू कर दें। तो ऐसे में जो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, यानी कि डोमेस्टिक गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक्सचेंज रेट फिक्स एक्सचेंज रेट है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज वहां पर नहीं होती। तो लेस इन्फ्लेशन टेंडेंसी। तो ये तीन बेसिकली हमने मैरिट्स जो है इसके अंदर कवर किए हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर। लेकिन इससे कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है, आपको लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट है। अब सवाल ये आता है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, आप चाहे गवर्नमेंट उसको फिक्स कर रही है या उसको फ्लक्चुएटिंग रखे, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसे फिक्स करती है तो भी आप मार्केट के मैकेनिज्म को जो है काट नहीं सकते, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसको फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पास रिजर्व संभाल के रखने पड़ेंगे। कैसे? देखिए, कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि डिमांड ज़्यादा हो जाए जितनी एक्सपेक्टेड है उससे। लेकिन अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल से ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में मैंने चेंजेस के तौर पे बनाया था, जिसमें अप्रिसिएशन की बात की थी मैंने, या डिप्रिसिएशन की बात की थी। जैसे इस स्लाइड पे हम देखते हैं,
जैसे कि हम देख सकते हैं गवर्नमेंट ने फिक्स किया है $1.50 के बराबर, करेक्ट। अब किसी कारण से डिमांड बढ़ जाती है, अब आप फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर हैं, अब फिक्स एक्सचेंज रेट में डिमांड तो बढ़ सकती है, अब डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि आप फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर हैं तो आप जो है नॉर्मल प्राइस मैकेनिज्म होता तो ये प्राइस 50 से बढ़ के 60 हो जाता, करेक्ट। लेकिन क्योंकि आप फिक्स एक्सचेंज रेट में तो आप प्राइसेस को 50 चेंज नहीं कर सकते, तो जब आप प्राइस को 50 चेंज नहीं कर सकते तो इस केस में क्या करेंगे आपको इस प्राइस को मेंटेन करने के लिए आपको इकोनॉमी के अंदर इतनी सप्लाई को रेज करना पड़ेगा, और यहां पर आपको एक सप्लाई कर्व जो है क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसके इक्विवेलेंट सप्लाई क्रिएट करनी पड़ेगी इकोनॉमी में, ताकि जो है आप इस एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकें। समझ में आया? तो इस एक्सचेंज मैनेज करने के लिए आपको सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। अब सप्लाई आप कैसे बढ़ाएंगे, किस चीज की सप्लाई है, ये फॉरेन करेंसी की सप्लाई है, तो सप्लाई आप तब बढ़ाएंगे फॉरेन करेंसी की जब आपके पास फॉरेन करेंसी होगी। तो होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरेन रिजर्व्स रखने पड़ेंगे अपने पास, ताकि आप फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सके। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है कि अगर आपको फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, जो आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको रखना पड़ेगा, ताकि आप सप्लाई और डिमांड को चेंजेस कर इस एक्सचेंज रेट को रिजर्व कर सके। दूसरा, आपका कोई ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होता बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, इस पॉइंट को हम अपने बीओपी चैप्टर के बाद करेंगे। वैसे मैं ब्रीफली बता देता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपका जब भी प्राइस और जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, यानी कि करेंसी का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, यानी कि डिप्रिशिएट या अप्रिशिएट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पे इंपैक्ट पड़ता है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो उसकी वजह से जो कंट्री का जो पेमेंट और रिसिप्ट्स का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बराबर रहता है, तो उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है। वो कब होता है, जब वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हो। लेकिन क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नहीं है तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, और अगेन उसको एक बल्क बायर या बल्क सेलर की तरह उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। और तीसरा, क्योंकि आपको रिजर्व मेंटेन करके रखना है ताकि आप एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सकें, तो इस पे आपकी डिपेंडेंसी जो है एक्सटर्नल सोर्सेज पे वो बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली डीमेरिट्स हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के। इसके अगेंस्ट में जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें आप सबसे पहले जो इसका डीमेरिट है वो इसका मेरिट बन जाता है, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट अपने आप ही उसको डेप्रिशिएट एप्रिशिएट करके डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कर लेता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसके हिसाब से टर्न हो जाते हैं, तो बीओपी को आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। दूसरा, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म डिमांड और सप्लाई अपना रोल खुद प्ले कर रहे हैं, तो आपको रिजर्व्स की मेंटेनेंस नहीं है, प्राइस अपने आप फ्लक्चुएट कर जाएगा उस रेशियो में जिस रेशियो में डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है। और क्योंकि आपको रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है, तो आपको दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, आपको दूसरी कंट्री से बोरिंग करने की जरूरत नहीं, कोई अनसर्टेनिटी होती है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमने जो है हम इंडियन इकोनॉमी में भी कवर करेंगे जब हम देखेंगे कि भारत ने 1991 के बाद फिक्स एक्सचेंज रेट से कैसे मूव किया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ। बट कुछ डीमेरिट्स भी हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, वो है अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर एक्सचेंज। जैसे कि यहां पर स्टेबिलिटी था क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, यहां पे एक अनसर्टेनिटी बन रहती है ट्रेडर्स के बीच में कि आज डॉलर 50 रुपये आपने ट्रेड किया, कल को डॉलर जो है डिप्रिशिएट कर सकता है या रुपी जो है डिप्रिशिएट कर सकता है, तो उस केस में जो है आपकी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। दूसरा, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो स्पेक्यूलेशन को प्रमोट करता है। ये स्पेक्यूलेशन कैसे प्रमोट करेगा कि भाई आज आपने करेंसी को खरीद लिया, फिर आपने उसको सस्ते पे बेच दिया, तो उससे जो आप ये स्पेक्यूलेशन जो है वो मार्केट के मैकेनिज्म को एनकरेज करता है, मार्केट मैकेनिज्म स्पेक्यूलेशन को एनकरेज करता है। और इन्फ्लेशन टेंडेंसी हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, क्योंकि सपोज करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो उसकी वजह से फॉरेन गुड्स महंगे सस्ते होंगे। अगर फॉरेन गुड्स महंगे हो रहे हैं तो क्या होगा, डोमेस्टिक प्लेयर को लगेगा कि बाहर से तो इतना महंगा सामान आ रहा है तो हम कितना सस्ते में बेच रहे हैं, तो डोमेस्टिक गुड्स को भी उसकी प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो ऐसे केस के अंदर जो है इन्फ्लेशन जो है दूसरी कंट्री से आपके कंट्री में आ सकती है। इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल देता हूं। सपोज आप $10 का एक सामान खरीद रहे हैं बाहर से और $50 $1 का भाव है, तो आप $500 का सामान खरीदेंगे बाहर से। करेक्ट। अब वो जो भाव है वो $60 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले $500 में $10 मिल जाते थे, लेकिन अब $600 में $10 मिल रहे हैं। तो यानी कि अब जो है वो सामान जो है $100 महंगा पड़ रहा है भारत में बाहर से मंगाना। तो जो डोमेस्टिक प्लेयर है अगर वो भी सामान बेच रहे हैं तो वो भी उस डोमेस्टिक गुड का कीमत बढ़ा सकते हैं ताकि उस प्राइस को जो है वो बैलेंस आउट कर सकें। तो इससे क्या होगा कि करेंसी के फ्लक्चुएट होने से हमारी कंट्री के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है।
तो ये बेसिकली डिफरेंस है फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। अब दोनों सिस्टम में फिक्स एक्सचेंज रेट ज़्यादातर पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही यूज़ करती हैं, क्योंकि उसकी कन्वीनियंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर। और इनके जो डीमेरिट्स हैं इनको भी हम हैंडल कर सकते हैं बाय लेस फॉल्ट्स, यानी कि इनके जो इसके जो आउटकम्स हैं उनको हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। इनके डीमेरिट्स को जैसे हेजिंग कर हम अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, एक क्लोज आय रखकर स्पेकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, और एक बैरियर लगाकर या कुछ टेंडेंसीज इन्फ्लेशन टेंडेंसीज को कंट्रोल कर बाकी मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर इनको बैलेंस कर सकते हैं। बट फिक्स एक्सचेंज रेट से बेटर सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट प्रिडिक्ट हुआ, इसीलिए सब लोगों इसको अडॉप्ट किया। आई होप आपको पर्टिकुलर वीडियो के बाद ये समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट में और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।